एजेंडा पाकिस्तान के साथ आमिर से हाजिर है। नाज़रीन, बहुत से पाकिस्तानियों को खुशफहमी थी कि कम अज़ कम आलमी वबा के दिनों में हमारी सियासी जमातें इख्तलाफात भुलाकर तन मन धन से निपटने में लग जाएंगी। वबा को फैलने से रोकना उनके एजेंडे पर अवलीन नुक्ता होगा। कोरोना वायरस के माशी मुतासिरीन की मदद और बहाली और मईशत को संभालना जो है इनकी अहम तरीन तरजीहात में शामिल होंगी। लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस चैलेंज से निपटने के लिए जो इक़दाम कर भी रही हैं वो महाज़ आराई की गर्मा गर्मी में पसे पुश चले जाते हैं और उनका उठाया हुआ जो हर कदम है वो मुतनाज़ा बन जाता है। और जोर किस चीज़ पर होता है? इख्तलाफात पर। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बैक वक्त एक दूसरे के खिलाफ जो है धुआंधार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उसकी एक झलक आप भी देखिए। सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए मुराद अली शाह साहब एक रोना धोना बुलेटिन उनका हर रोज चलता है। कोरोना फैल रहा है तेजी से तो आपने लॉकडाउन खोला है। ये तो ऐसे है कि सैलाब आपके सामने है और आप बंद तोड़ रहे हैं। मेरे कप्तान की हुकूमत को नाकाम करने के लिए इन्होंने कराची को बंद कर दिया था। तो उनका क्या काम है? उनका ये काम है कि आप अवाम को कहें कि आप खुद जिम्मेदार हैं, कि आप जिंदा रहें, आप मर जाएं, कोरोना आपको लगे नहीं लगे आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। बेवक्त की रागनी, मैं कहता हूँ ये चौकड़ी भूल चुकी है सिंध हुकूमत। या तो ये बहुत ही बड़े नौसरबाज हैं या तो इनको लोगों को तंग करके एंजॉय कर रहे हैं। न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो उनसे इस कदर मुतासिर हो गया है इमरान नियाजी के विजन से कि वो इनकी पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए मर रहा है। एक पुलिस मोबाइल में 25 लोग बेचारे भर के जा रहे थे, वो भी हम जैसे गरीब होंगे बेचारे सिपाही। मोटरसाइकिल पे दूसरा नहीं बैठ सकता। वाह सही वाह, वाह सही वाह तुम्हारे ड्रामे। वजीर आजम जो है वो ड्रामे देख रहा है माशाल्लाह, पता नहीं कितनी किस्तों पर पहुंच गया है। तो जनाब, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे न्यूज़ चैनल्स पर हालात हाज़िरा के प्रोग्राम या सहाफ़ियों के साथ रिवायती गपशप, इसी किस्म का लहजा और अल्फाज जो हैं हर जगह सुनने को मिलते हैं। यानी इस मुश्किल घड़ी में भी हमारी सियासी जमातें सियासी बालिगुल नज़री का मुजाहरा करने और एक कौमी एजेंडा देने में नाकाम हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इस महाज़ आराई और नाइतफाक़ी से कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों को नुकसान हो रहा है? क्या हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत पर सिर्फ इसलिए तनकीद कर रही है कि इसके कई रहनुमा जो हैं वो कौमी इत्तेसाब ब्यूरो के निशाने पर हैं? क्या हुकूमत बदउनवानी के खात्मे और इत्तेसाब का नारा लगाकर सियासी मुखालफिन को निशाना बना रही है और अपनी जो कमज़ोरी है उस कमज़ोर कारकर्दगी को लोगों से उनकी जो है तवज्जो हटाने के लिए कोशा है? और सबसे अहम सवाल ये कि इस तमाम तर सियासी चपकलिश का सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हो रहा है? खुद सियासी जमातों को, अवाम को या पूरे पाकिस्तान को? आज इन्हीं अहम सवालों पर बात करेंगे। जनाब, इन अहम सवालों पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिस्सी पलीजो साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन और किया है महमिल सरफराज साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, ये लाहौर से हमारे साथ स्काइप पर होंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर रमेश कुमार साहब, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। और मैं दोनों ख़वातीन की इजाज़त से, हमेशा लेडीज़ फ़र्स्ट होते हैं लेकिन आज हम जेंटलमैन फ़र्स्ट करते हैं और हम डॉक्टर रमेश कुमार साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, और ये सवाल जो है मैं इनसे सिस्सी पलीजो साहिबा से भी करूँगा कि कोरोना वायरस पे जो पार्लिमानी इजलास हुआ सेनेट का, कौमी असम्बली का, इससे अवाम को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नतीजा निकला इसका? जी, पहली चीज़ तो ये कि आमिर भाई आपने तीनों जो मौक़िफ़ सुनाए, मुझे आवाज़ से तो ये लगा कि अली मादल था और अपना नफीसा शाह थी और पलवा शाह थी। तीनों के बेसलेस जनाब, गलत लैंग्वेज। मैं तीनों को रिग्रेट करता हूँ कि तीनों ने जिस अंदाज में बात की वो बात अंदाज नहीं था करने का। ये कंसेंसस का वक्त है, ये इल्ज़ाम बाजी का वक्त नहीं है। ये किस असेंबली के इजलास की जो आप बात कर रहे हो, असेंबली का इजलास भी ऐसे ही रहा जैसे ये तीन बंदों का मौक़िफ़ रहा। एक पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। वहाँ से अपोजिशन बार बार कहती थी कि असेंबली का इजलास होना चाहिए। हमने तब भी कहा कि असेंबली का इजलास अगर करना है तो वर्चुअल करें और इस तरीके से नहीं करें। हम खुद एक एग्जाम्पल नहीं बनेंगे कि सोशल डिस्टेंस करना है। वहाँ पे जब मैंने मेंबरों को देखा तो भी इकट्ठे होते हुए देखा, चाहे वो PTI के लोग थे, चाहे पीपल्स पार्टी के थे, चाहे PMLN के थे। वो कहते थे भाई जिस दिन खुदा ने बुलाना होगा वो बुला लेगा। वहाँ पे मेंबरान भी ये बात कर रहे हैं और आज अगर रास्ते में आते हैं तो मज़दूर भी ये बात कर रहे हैं। जिससे भी पूछो वो बोलता है नहीं नहीं कोई कोरोना वरोना नहीं है। मैं समझता हूँ समझदार लोगों का काम ये है कि दुनिया
लोग हिस्ट्री से सीखते हैं, जो माजी की जो हिस्ट्रियाँ होती हैं उससे सीखते हैं, मगर आप हिस्ट्री से नहीं सीखे, आप प्रैक्टिकली तो सीखें कि आज प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। दुनिया के वो ममालिक जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंस को नहीं देखा, जिन लोगों ने लॉकडाउन को अहमियत नहीं दी, उन लोगों ने, उन मुल्कों ने बहुत नुकसान उठाया। लॉकडाउन इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, दिस वायरस। मगर बचाओ को रोकना है। इस वायरस के लिए लॉकडाउन कर सकते हैं क्या? हम लॉकडाउन कितना अरसा कर सकते हैं? सवाल है। अच्छा, आपने जो डिसीजन किया गया, साहब आपने, मैं समझता हूँ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन आगे करते हैं, कंसेंसस के साथ आगे इस पे भी बात करते हैं। इत्तेफाक राय, मैं एक मिनट बात कर लूँ ना, फिर आप महमल के पास चले। मैं जी नहीं, मैं शशि साहिबा के पास पहले जाऊंगा, फिर महमल के पास जाऊंगा। जी, बात मुकम्मल करें, जुमला मुकम्मल करें जनाब। तो मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया कि लॉकडाउन को थोड़ा सा ईज़ किया जाए, उसकी वजह ये थी कि अब अवाम अगर लॉकडाउन का गवर्नमेंट फैसला करती भी सही तो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। सोशल डिस्टेंस के साथ हमारी जो पोजीशन है, इकोनॉमिकली पोजीशन, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक से भी ज़्यादा लोगों का सब्र, लोगों का पैमाना के लोग क्या आप चाहते हैं। अवामी हमेशा कोई भी डिसीजन करने से पहले अवामी परसेप्शन लिया जाता है। मैं समझता हूँ अवाम का परसेप्शन ये था कि हम लॉकडाउन पे नहीं जाएंगे। इस वाले चीज़ पर हम आगे चलते बहुत तफसील से बात करेंगे। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। शशि पलीजो साहिबा, ये जो बड़ी इन्होंने पते की बात की डॉक्टर रमेश साहब ने, तो खैर मस्बत इन्होंने पैगाम दिया, दूसरी उन्होंने कहा जी रहनुमा जो है, यानी कि जो क़यादत है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, कोई परवाह नहीं करते एक दूसरे से मिलते जुलते, और जो पैरोकार है उनका भी यही हालत है। लेकिन पहले आप मेरे सवाल की तरफ आई कि जो ठोस तजावीज़ कोई आई आपके ख्याल में, ये जो सेनेट का और कौमी असम्बली का इजलास था, कोई कौमी हिकमत अमली बनी? क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ ये जो आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त इजलास किया जनाब? बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि किसके रहनुमा कंफ्यूज हैं, हमारे तो नहीं हैं। वो एक तरफ केसेस का भी सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में भी मुतहरिक हैं। सबने देखा वो आए, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे जिन्होंने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, तो उन्होंने न सिर्फ बहस में तो कहूँगी एक अपोजिशन लीडर की तरह, और बल्कि पूरे ऐवान के लीडर की तरह, पूरे कौम के लीडर की तरह उन्होंने एक जो है अपना न सिर्फ वहाँ मौजूद रहे, जो स्पीच की उसमें तजावीज़ भी दी जो आप अभी बात कर रहे थे, तो और सबसे ज़्यादा तगड़ी जो रिकमेंडेशंस थी, सजेशंस थी, मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी, और दूसरे जो PMLN और अपोजिशन के रहनुमा थे उन्होंने भी बात की। तो अपोजिशन की तरफ से तो सजेशंस आई, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वहाँ वज़रा आला तो होते हैं, लेकिन आपकी पार्लियामेंट में जो है वहाँ हर किस्म की पार्टी जो भी पाकिस्तान के आइन पर यकीन रखती है और उसका हिस्सा है पार्लियामेंट का, तो छोटी हो या बड़ी हो, उनको पार्लियामेंट में मौका मिल जाता है। ख़ासकर जो पार्लियामेंट लीडर्स थे उन सबको मौका मिला, और उन्होंने बात की, जितनी भी बात हुई, और उन्होंने अपोजिशन ने जरूर दिल की बात कह दी। दिल की बात आपने कह रहे दिल की बात कह दी, और अपोजिशन ने तजावीज दे दी, लेकिन कोई कौमी हिकमत अमली नहीं बन सकी। जी नहीं, सिर्फ दिल की बात तो बहुत सारी है ना, उसके लिए सामने से भी पॉलिटिकल विल कितनी है उस पर डिपेंड करता है ना। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब। क्या वो आए? वो नहीं आए। उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने फिर से, जैसे मुशर्रफ के दौर में हम देखते थे कि खासकर 17th अमेंडमेंट लाए, वो जिसको 18th अमेंडमेंट ना कर स्ट्राइक डाउन किया कि भाई पार्लियामेंट को अहमियत ही नहीं देनी। तो पार्लियामेंट का इजलास जो हुआ जिसमें आए अपोजिशन की तरफ से, वहाँ से क्या हुआ हमने देखा, शाह महमूद कुरैशी साहब हो, दूसरे उन्होंने जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशियाँ की, मेरे ख्याल में बड़ी मायूस कुन वो बात थी। मैं बड़ा ही अफसोस हुआ। तो आप हुकूमत को तलखियाँ बढ़ाने का जिम्मेदार आप हुकूमत को समझती हैं? मैं जरा खता कलामी करना चाहूँगा, महमल से भी जरा हम व्यू ले लें, फिर हम सिर्फ एक चीज़ में बात करना चाहूँगी कि चेयरमैन बिलावल साहब ने तो यहाँ तक भी कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जो भी हमारी बैटल है, जंग है, क्योंकि डिफीट करना है उसको, तो हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम होगा, जो भी फोरम होगा, हम अपने जो भी सियासी इख्तिलाफ़ात है उसको हम अब एक तरफ रखकर बैठने के लिए तैयार हैं
कि कैसे हम इस चीज़ का, इस वबा का जो है वो मुकाबला करें। तो मेरे ख्याल में ये तो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। लेकिन हमने क्या देखा, वहाँ से सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ हुई गवर्नमेंट की तरफ से। भाई आपका कहना है कि जी हुकूमत की तरफ से एक मनफी रवैया रहा, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा की तजावीज़ नहीं सुनी गई। महमल साहिबा, आप गैर जानिबदार तजियाकार हैं, आपने दोनों तरफ की आरा देखी, बड़ा ऑब्जर्व भी कर रही होंगी कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, सेनेट कौमी असम्बली में क्या हो रहा है। क्या आपकी राय है, क्या नतीजा निकला? कोई आपको इसमें कोई मस्बत चीज़ नज़र आई जो इजलास हुए? कोई मतलब है सियासी जमातों का किरदार आपको लगा कि जो जितना बड़ा चैलेंज है उसके मुताबिक ये किरदार भी अदा कर रही हैं? जी अच्छा, महमल साहिबा का मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई। मैं दोबारा मैं सवाल दोहरा रहा हूँ। महमल, मैं ये कह रहा हूँ कि आप गैर जानिबदार तजियाकार, आप ये बताइए कि अब तक ये जो मुतमईन है, जो कौमी असम्बली की कारकर्दगी रही, नेशनल असम्बली के अंदर जो बात हुई, सेनेट में जो बात हुई, और सियासी जमातें जितना बड़ा चैलेंज उसके मुताबिक किरदार अदा कर पा रही हैं? जी देखिए आमिर साहब, पहली चीज़ तो ये कि मैं डॉक्टर रमेश साहब की भी बातों से एग्री करती हूँ और मैं सस्सी साहिबा की भी बातों से काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ। दोनों की बातें, दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की। अब मसला ये है कि ये जो सियासी नोक झोंक हो रही है, इसकी वजह थोड़ी सी अगर हम उसमें जाएं तो आपको पता है कि जब पुलवामा हुआ तो तब ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब को कहा कि हम आपके साथ हैं, आप जो कहेंगे, क्योंकि वो एक नेशनल इमरजेंसी थी। फिर आपको पता है कि एक तहरीके लबैक के धरने जब वक्त या प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी मुल्क के अंदर, उस वक्त भी ऑपोजिशन ने खान साहब को यही कहा कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ये नहीं होना चाहिए। फिर अब ये तीसरा जब कोरोना, क्योंकि ये तो खैर एक ग्लोबल इमरजेंसी है, इसके अंदर भी ऑपोजिशन ने यही कहा शुरू के अंदर कि वज़ीर आज़म साहब को कि हम आपके साथ हैं, आप लोग जो भी लाए अमल बनाएंगे हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ज़रा सा मुझे लगता है कि शायद पीटीआई जो है वो उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर खासतौर पर, क्योंकि सिंध के अंदर ज़ाहिर बात है उनकी हुकूमत है, बाकी 3 सूबों में तो 2 में तो उनकी डायरेक्ट हुकूमत है, एक में उनके एलाइज की है, तो उनको लगा कि शायद मीडिया जो है वो पीपल्स पार्टी की इसके अंदर एक वाह कर रहे हैं या बात ही कर रहे हैं एटलीस्ट के पीपल्स पार्टी ने जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं कोरोना के ऊपर, क्योंकि यूजुअली तो हम पीपल्स पार्टी के बारे में गवर्नेंस के ऊपर मिस गवर्नेंस पे सुनते हैं या हम करप्शन की बातें सुनते हैं। तो इस बार जरा एक पॉजिटिव उनकी कवरेज भी हुई और बात भी हुई। उसके ऊपर पीटीआई के चंद जो हैं वो लीडर्स थे, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, खासतौर पर पीटीआई सिंध कराची। बल्कि आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली असद उमर साहब ने एक अपने पीटीआई कराची के जो लीडर है उनके बारे में जिन्होंने कहा कि जी सिंध जो है वो फेक कर रहा है टेस्ट या वो फेक डेथ नंबर्स और वो चीजें बता रहा है कोरोना की, तो उन्होंने कहा कि ये गैर मतलब कि इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट और ये गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी के बारे में भी कहा, हाँ जी, उन्होंने अभी हलीम आदिल शेख के बारे में भी यही कहा। पीपल्स पार्टी की 2 थी तो एक उन्होंने वो पीटीआई को मतलब इन द सेंस के गैर जानिबदार होकर उन्होंने बात की। तो चंद अटैक मैं कहती हूँ कि देवर अनवारंटेड, वो होना नहीं चाहिए थे, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई बात ऐसी कोई नंबर्स बिलो द बेल्ट जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा अहम बात की और मैं यही चाहूँगा कि नुक्ता डॉक्टर रमेश साहब की तरफ लेके जाऊँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इत्तफाक राय के लिए पहलकारी की जो भारी जिम्मेदारी आती है वफाकी हुकूमत की आती है कि आप लोग जो है इत्तफाक राय पैदा करें, वो नज़र नहीं आ रहा। और वो जो जैसे कि अभी आपने खुद भी एडमिट किया और अभी महमल भी फरमा रही हैं कि इशू जो है कि आपके बाज़ लोग जो हैं वो फैसल वाडा से लेकर और जो दीगर आपके सूबाई क़यादत है वो तो बिलो द बेल्ट पंच मार रही है। जनाब अमर, पहली चीज़ तो ये कि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर 60% रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है तो 40% अपोजिशन की भी है, क्योंकि मेंबरान जो है वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, चेयर की रेस्पेक्ट करना, चीफ एग्जीक्यूटिव की रेस्पेक्ट करना। अगर अली मादल ने अगर सीएम के लिए अल्फाज ये इस्तेमाल किए तो मैंने उसकी मजम्मत की है, तो उसी तरीके से नफीसा और पलोशा ने जो बात की है प्राइम मिनिस्टर के लिए, मैं उसी सेम लफ्ज़ों में उसकी मजम्मत करता हूँ। इखलाक तो आदमी को जो तरबियत होती है वो तो या मिलती है माँ बाप से, या मिलती है उस्ताद से, या मिलती है लीडर से। मगर जिसकी तरबियत उस्ताद से और माँ बाप से अच्छी होती है तो लीडर की तरबियत उसको ख़राब नहीं कर सकती। तो ये तो हमें क्यों नहीं, हम तो आप मुझे 18 साल से देखते हैं, इसी पार्लियामेंट के अंदर भी देखते हैं। सफसी मेरे साथ 2002 में भी रही थी, उसको उस टाइम का पता है। हम उस वक्त भी अरबाब गुलाम रहीम का अपना एक स्टाइल होता था, हमारा नहीं होता था। आज भी एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि डिफरेंसेस जो है ना, सिंध के अंदर फेडरल के अंदर मिसमैनेजमेंट है, पंजाब के अंदर भी मिसमैनेजमेंट होगी,
मगर सिंध के अंदर मिसमैनेजमेंट नहीं है, सिंध के अंदर है करप्शन। मैं मेरे जैसा बंदा भी, मैं अभी का आपको मिसाल बताऊं, अभी का, आज कल का, एक सांगर डिस्ट्रिक्ट में अंदर गया मैं, गंदम इतनी शक्कर के अंदर अरबों रुपए की गंदम नैब ने पकड़ी, पैसे उन्होंने एडवांस दे दिए थे, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, अभी नैब सारी रिकवरी कर रहा है। मैंने जाके चीफ सेक्रेटरी को बताया कि सर इधर एक लड़के ने सुसाइड किया है, इस तरीके से आपके डीएफसी और सुपरवाइज़र जो है वो वहाँ पे गए हैं और उन्होंने जो है वो उसको लड़के को बहुत प्रेशर में डाला है कि भाई हमारे पैसे हैं तुम्हारी तरफ और इंटरेस्ट के ऊपर दिए हैं, क्या क्या है। लड़के ने सुसाइड किया है और इस तरीके से उन्होंने गंदम के एडवांस पैसे दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने एंटी करप्शन को कहा है कि उसकी इंक्वायरी करो। एंटी करप्शन वाले वहाँ पे पहुँचे हैं, उनको कहा है कि 2 दिन के अंदर जो भी रिकॉर्ड है आप अपना सारा सीधा कर लो, हम इंक्वायरी करेंगे। उनसे पैसों की सेटिंग हो गई। अभी वो रात को उधर जाके उन सारे ज़मींदारों से गंदम जो है छापे मार रहे हैं, गंदम ले रहे हैं, उनको मोचड़े लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। कैसे सिंध सुधर सकता है? मैं पूरा कल इस्लामाबाद से निकला हूँ सक्खर तक, 1000 किलोमीटर मैंने 7 घंटे 8 घंटे में सफ़र किया। सक्खर के बाद निकला हूँ, कोई रोड बना हुआ नहीं है। 13-12 साल से सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत चल रही है। क्या ये रोड बने हुए हैं? क्या पुराना दुख है? डॉक्टर साहब मैं आपको खता कलामी यूं करता हूँ, देखिए तो उसकी वजह कि जरा कोरोना पे फोकस रखते हैं, कोरोना पे फोकस रखते हैं। की जो करप्शन है, ईमानदार सिस्टम उसके साथ चल नहीं सकता। नहीं, मुझे उसके ऊपर बात, पहले भी उन्होंने चले पॉइंट आपका आ गया। और मैं शशि साहिबा मैं आपसे सवाल भी कर लूं, नहीं मगर उसके ऊपर जो आपके नकाद हैं। हाँ नहीं, मैं रमेश साहब मैं शशि साहिबा के पास चलता हूँ। शशि ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी पे जो आपके नकाद जो है, मुझे सवाल करने थे, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड भी कर लीजिएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम जरा सा फोकस रखें इस वबा की तरफ। करप्शन के ऊपर तो मतलब हमेशा ही बात करते हैं। मैं बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल तहरीर और तकरीर की आज़ादी है माशाल्लाह हमारे मुल्क में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी पे मनफी सियासत के इस मसले पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उनका कहना है जी तालाबंदी की जो आप बात करते हैं, लॉकडाउन की, ये परपेचुअल तो नहीं हो सकता, मुस्तकिल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जो लोग जो है उनके अगर रोज़गार का सवाल होगा, उनके पास मतलब है घर में पैसे नहीं होंगे, तो कब तक आप कहते कारोबार बंद रखेंगे? आप चाहे दें, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें जी। पहली बात ये कि मेरा भाई जो रमेश साहब हैं, ये बिल्कुल सिंध असेंबली में हम साथ रहे हैं और उनको भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े मुश्किल कठिन मरहल में उसने सूबाई गवर्नमेंट्स भी चलाई हैं और कोशिश की है एक डायरेक्शन देने की। और अभी भी हमारी लीडरशिप जो है चारों सूबों में अगर आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में सिंध की लीडरशिप जो है, सीएम सिंध बड़ी ही मुश्किल हालात में भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। और क्योंकि उनको जो हिदायतें मिल रही हैं वो कौन दे रहा है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो पूरे पाकिस्तान की जो मोहतरमा साहिबा जैसी जंजीर थी वो भी जंजीर का ही काम कर रहे हैं और इस वक्त हेल्थ से लेकर हर चीज़ पे। बाकी ये इक्का दुक्का वाकया बढ़ाकर बता रहे हैं रमेश भाई साहब। ये मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत शिकायतें मिली उस पर फौरी तौर पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, सबको पता है। छोटी छोटी चीज़ों में उलझा कर जो बड़ी पॉलिसीज़ है उसमें ये हमारी तवज्जो नहीं हटा सकते। लॉकडाउन जो है, अभी पहले ही इंट्रो में के बाद जवाब में क्या कहा मेरे भाई रमेश भाई ने, उन्होंने कहा लॉकडाउन ही एक वाहिद हल है जो बचा सकता है कोरोना से। हम क्या देखते हैं कि आए दिन हम पर जो सिंध गवर्नमेंट पर खास तौर पे तनकीद क्या की जाती है, ये लॉकडाउन खोलते नहीं है, ये सनतकार ये कह रहे हैं, ये ताजिर बरादरी ये कह रहे हैं। हमने मरहलेवार हर चीज़ की है, लेकिन SOPs, लेकिन जो चीज़ जो भी हम कर सकते हैं, हम कोई डेवलप किया, हम कोई बहुत तरक्की याफ्ता जो है मुल्क नहीं है, मसाइल हैं, डिक्टेटरशिप ज्यादा रही है। सिविलियन गवर्नमेंट तो पहली दफा टेन्योर हमने ही आकर जो है 18 अमेंडमेंट के बाद जो है 5 साल पूरे किए, फिर आकर रहा हमवार की। आज भी PTI कैसे बैठी है? वही जो तवातर के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स जो हुए थे उसके बाद ही उनको भी जो भले 2 या 3 लोगों की मेजोरिटी पर बैठे हैं, इनका आईनी हक है, हमने कहा जमहूरी हक है, ठीक है वो भले करें। लेकिन इस वक्त जो है वफाकी गवर्नमेंट की हद से हम जो देखते हैं, अभी आज शेख रशीद साहब को सुन रहे हैं, दूसरों को सुन रहे, भाई बंदे की जान जो सिटीजन की जो है वो अहम है या दूसरी चीजें? पहले आपको अपनी जाने लोगों की बचानी है, जो रियासत की जिम्मेदारी है, जो सूबों की जिम्मेदारी है। और जो सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हर किसी को वो चीज हजम नहीं हो रही। यहाँ भी जो तनकीद हो रही है, आपने देखा है
हवा में तीर हर वक्त जो है वो फेंकने की कोशिश हो रही है। आज जो भी मोहतरमा नफीसा साहिबा ने और पलविशा साहिबा ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल जो नासिर शाह साहब ने की, या पार्लियामेंट में जो तकारीर हुई PMLN की या पीपल्स पार्टी की, कोई भी जाती तनकीद नहीं हुई। उसमें हमने फोकस किया कोरोना पर, फोकस किया स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, इवन लॉन्ग टर्म जो है उसमें भी हम किस चीजों को करें जो मुतवातर जो उसका जो है वो उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बना सके। हमने क्या देखा वहां से गवर्नर राज की कभी धमकी मिल रही है, कभी हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट को जो है हम इस तरह कर देंगे, कभी ये कहा जा रहा है कि हम लोहा मनवा लेंगे, कभी ये, लेकिन अभी भी बजट में इतनी जो है हमारी मालियाती उस हिस्से से कटौती की गई है। हम तो उसमें है कि आइंदा बजट में सिंध गवर्नमेंट हेल्थ पर दूसरी चीजों पर कैसे रखेगी। बहुत हवालों से हमें बहुत सारे दूसरे महकमों में कटौती करनी पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान है। मैं फिर कह रही हूँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है फिर भी एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, दूसरे भी प्रोविंसेस कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी सियासत में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारी लीडरशिप की तरफ से यही कहना है कि आपकी तरफ से कोशिश हो रही है, पॉइंट हाँ, चैलेंजिंग टाइम को हम जो हक पर हो। अच्छा, मुझे अगर महमिल की तरफ जाने की इजाजत दें शशि साहिबा, महमिल ये बताइएगा कि आपके नज़दीक इन हालात में, अब हम सुन रहे हैं कि वज़ारे की तनकीद और जवाबी तनकीद जो है वो तो हमारी गुट्ठी में पड़ी हुई हमारी सियासी जमातों की, सियासी जमातों का आइडियल किरदार क्या होना चाहिए इन हालात में? देखिए आमिर, मेरे तो ख्याल में एक्चुअली होना ये चाहिए था कि जब ये लॉकडाउन की भी पूरी स्ट्रैटेजी इनकी, वैसे तो NCOC की मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर वज़राए आला भी होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर नेशनल कंसेंसस के साथ करते। पहले दिन से हमें इस तरह लगा कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो लॉकडाउन के खिलाफ हैं और वो लॉकडाउन को कर्फ्यू के साथ मुशाबहत दे रहे हैं। फाइनली लॉकडाउन हुआ तो सिंध ने पहले अनाउंस किया, बाकी सूबों ने फॉलो किया, फिर उसके बाद फेडरल और बाकी ये सब तो चला, लेकिन फिर भी एक लॉकडाउन के बारे में ना कंफ्यूजन थी। दूसरी चीज ये कि ये जो बात डॉक्टर साहब ने भी की और शशि साहबा ने भी की कि जी लॉकडाउन जो है वो सोल्यूशन है, तो वो तो एक पार्ट है ना। लॉकडाउन तो एक चीज है, पूरी दुनिया ने भी जिस तरह से जो ट्राई किया उसके अंदर यही कहा गया कि एक तो आप लॉकडाउन करें सख्त, उसके बाद आप एग्रेसिव टेस्टिंग करें। अच्छा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक टेस्टिंग उस तरह से नहीं हुई एग्रेसिवली जिस तरह से होनी चाहिए थी। लॉकडाउन का फायदा तो तभी होता है कि जब आप क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें और फिर जो है उनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह आप स्टार्ट करें, ताकि आपके हेल्थ सेक्टर के ऊपर इतना बोझ ही ना पड़े कि वो कोलैप्स कर जाए। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉकडाउन के ऊपर भी एक कंफ्यूजन रही, कभी ईज डाउन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी फिर सख्ती हो रही है, कभी नहीं हो रही। इससे मुझे ऐसे लगता है, और ये हुकूमत ने खुद भी कहा है कि जो पीक आएगी वो मई के आखिर में पता चलेगा, या अगले 2-3 हफ्ते बहुत अहम है उसमें। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले इतवार को 30,000 से थोड़े से ऊपर केसेस थे पाकिस्तान के अंदर, आज 41,000 हो गए, यानी कि एक हफ्ते के अंदर आप 11,000 केसेस आपके बढ़ गए हैं और तकरीबन 300 के करीब, 250-300 के करीब डेथ्स आपकी बढ़ी हैं एक हफ्ते के अंदर। तो ये अभी तो लॉकडाउन, ये तो हम 14 अप्रैल के बाद वाले जब थोड़ा सा ईज डाउन की बात की थी, अभी हमने वो वाले नहीं देखे असरात जो ये मॉल खुल गए हैं या ये अब ट्रांसपोर्ट खुलने लगी है या जो अभी शॉपिंग की ईद की हो रही है, ये अभी हमने नहीं उसके असरात देखे। ये असरात हमें 2 से 3 हफ्ते के बाद नजर आएंगे और अल्लाह ना करे मतलब पता चलेगा कि कितना नुकसान ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन आई होप कि हम इसको किसी ना किसी तरह से मैनेज कर सके और हमारा हेल्थ सेक्टर कर्टेल करे। अच्छा, आपने बड़े अहम नुकात उठाए, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद जो हमारे मेहमान हैं इस पर रिस्पॉन्ड करें कि जी क्या हालात हैं। और एक और 2 सवाल जो बहुत अहम है कि जी कहा यह जा रहा है कि जी एहतसाब कार्ड जो है PTI का आखिर कब तक चलेगा, और दूसरी तरफ से हम ये सुनने में हम सुनते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के हवाले से लोग कहते हैं कि जी वो जो वफाकी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि एहतसाब की आँच अब उनकी क़यादत जो है महसूस कर रही है, तो उसकी ये वजह है। इस पर भी बात करेंगे, कोरोना की टेस्टिंग एग्रेसिव क्यों नहीं हो पा रही, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। कुछ बात हो रही है कोरोना वायरस पर और उसके हवाले से जो है हमारी सियासी जमातों का क्या किरदार है, क्या वो मस्बत सियासत कर रही है, मनफी सियासत कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं शशि पलीजो साहिबा, डॉक्टर रमेश कुमार साहब और महमिल सरफराज साहिबा। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपसे अगर शुरू करें दोबारा से
कि इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जी जिस तरह से ये तालाबंदी का खात्मा किया गया है उसके नतीजे में एक बिल्कुल कहते हैं ना कि आप फ्लड गेट खोल देंगे, वो जैसा कि नफीसा ने कहा और बिल्कुल सही कहा ये बात कि जिस तरह से हमारे यहाँ जो है लोग कवायद और ज़वाबित को धज्जियाँ कहते हैं ना उछालते हैं, परवाह नहीं करते उनको। आप खुद कह रहे हैं कि जी MNA पढ़े लिखे हैं, वो लोग अगर ख्याल नहीं कर रहे तो आप इसका क्या नतीजा देख रहे हैं कि अगर आप जो पूरे मुल्क में लॉकडाउन ईज हो गया, ट्रांसपोर्ट खुल गई है बाज़ जगहों के ऊपर, क्या हालात होंगे आने वाले दिनों में? अमर, पहली चीज़ तो ये कि 3-3 घंटे मीटिंग के अंदर जहाँ पे चारों चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, वहाँ पे कंसेंसस के साथ ये आया कि अब अवाम, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने भी ये बताया कि भाई इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो बिज़नेस कम्युनिटी हैं वो भी सारी हमारे पास आई थी, अतिक मीर आया था, ये आया था, वो मानने के लिए अब तैयार नहीं है। इन सारी चीज़ों को अवामी परसेप्शन को देखते हुए एक ही ज़रूर दिया गया है, मगर लॉकडाउन की अहमियत अपने तौर पे है। दूसरी जो है कि रेंडमली टेस्ट जो है वो बढ़नी चाहिए। हेल्थ सिस्टम 3-3 मरतबा सारी हुकूमतें रही, क्यों नहीं बेहतर हुआ? आज भी अगर देखा जाए कराची के अंदर सिविल हॉस्पिटल है जो परफेक्ट है, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक सिविल का लैब जो है वो बहुत कारआता है और हम उसको मानते हैं। मगर अगर आप चले जाएं हैदराबाद, आपको LMC की टेस्ट के ऊपर भी आप रिलाय नहीं कर सकते, ऐसा सिस्टम है। लाड़काना और सखर तो दूर रही बात, सेम आप पंजाब और KPK और पिम्स की हालत है। कितना हेल्थ सिस्टम मजबूत है हमारा, आज तक हमें टेस्टों का जो बढ़ाना था वो हम बढ़ा नहीं सके हैं। हेल्थ फैसिलिटी, वेंटिलेटर कितने हमारे पास, ये सारी चीज़ें, नई नई हॉस्पिटलें बनाई, एक्सपो सेंटर में काफ़ी जो है यहाँ पे सिंध में, पंजाब में, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ। गलतियों को सुधारने के लिए मैं समझता हूँ कि आप उसमें बेहतरी लाएं, मगर ये वक्त कंसेंसस का है। ये मुझे बताइए, ये बताइए एक फॉलो क्वेश्चन मुझे इजाज़त दें। मुझे ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दूरियां नहीं बढ़ानी चाहिए, कि इत्तेफाक राय पैदा करें, लेकिन ये जो एक एहसास हो रहा है, जो तासुर जा रहा है पूरे मुल्क में, हर पढ़ा लिखा आदमी वो कहते हैं जी जो हुकूमत है, खुसूसन वज़ीर आज़म साहब, वो एक कहते हैं ना गैर जिम्मेदाराना किस्म के जो बयानात आते हैं उसकी वजह से लोगों के अंदर जो है इसकी शिद्दत का एहसास नहीं हो रहा इस वबा की। और इल्ज़ाम ज़ाहिर है कि वो सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आता है कि जी जो पैकेजिंग है उनके मैसेज की, पैगाम की, उस तरह की नहीं होती कि लोग जो है एहतियात करें, और उनको जो है एक ज़रा सा कंफ्यूज सिग्नल्स मिल रहे हैं। जी रमेश साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान को इंटरनेशनल लेवल पे वो पजीराई मिल रही है। G20 ममालिक की उसने बात की, IMF की उसने बात की कि आप बेलो पॉवर्टी लाइन जो मुल्क हैं उनको आप सपोर्ट करें, उन्होंने बात की। अगर आप देखें कि जो कोरोना के जो इस लॉकडाउन के हवाले से कितना अरसा दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस हवाले से बात कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिकली पोजीशन क्या है, हम कितना स्पेस दे सकते हैं लॉकडाउन को, हमने किया। हमने 1 मरतबा 2 मरतबा 3-3 4-4 साइकिल तक हमने किया, मगर अब कम से कम अब वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेबल नहीं थी, क्योंकि अब अगर लॉकडाउन का करते भी सही तो भी इम्प्लीमेंट, मैं समझता हूँ ये ईद तक जो कुशन दिया गया है इसके अंदर अगर अवाम ने सोशल डिस्टेंस को, हुकूमत के हवाले से एहतियाती तदाबीर को अगर अहमियत नहीं दी तो ये लॉकडाउन आपका और सख्ती की तरफ चला जाएगा। ये ऑप्शन फिर सख्ती की तरफ जाएगा, आम बात कुशन दिया गया है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल आम आपने बात की कि सख्ती की तरफ जा सकता है, लेकिन इस दौरान में जो क़यामत हो जाएगी वो रियलिस्टिक क्रिटिसाइज से पहले आपने मादी में अपनी हुकूमत में कुछ नहीं कर सके, छोड़े, मगर कम से कम आज यही सच्ची साहब से करें तो वो बेहतर है। सच्ची साहब, हाँ सच्ची साहब, ये बताइए कि लॉकडाउन का मशवरा देना बहुत आसान है और यकीनन जो है बिल्कुल सही बात है कि इसका जो मर्ज को फैलने से रोकना है वबा को, उसका तरीक़ेकार तालाबंदी है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि तालाबंदी के दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा। वो लोग जो कहते हैं यौमिया उजरत पर हैं, उनके पास घर में खाने को पैसे नहीं होंगे, तो पूरी तरह जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है इस चीज़ का इदराक रखते हुए भी जो इनकी मैसेजिंग है आपकी, उस पर भी तनकीद हो रही है। और लोग ये सवाल करते हैं कि सिर्फ इसलिए है कि इत्तेसाब के हवाले से प्रेशर आ रहा है आपकी क़यादत पे, इसलिए आप वफाकी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। जी मैं इजाज़त ले रहा हूँ। एहतसाब कब नहीं हुआ? एहतसाब तो शुरू से ही जो है हम एहतसाब को फेस कर रहे हैं। 2 कवानीन चल रहे हैं, 2 स्टैंडर्ड्स हैं, अपोजिशन के लिए अलग, गवर्नमेंट के लोग जो हैं
कितने सारे लोग हैं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको ट्राई किया जाना चाहिए, उनको कटड़े में खड़ा रखना चाहिए। हुकूमत में जो वज़रा जो बैठे हैं, कैबिनेट में बैठे हैं, इस वक्त में नाम लेना वो मुनासिब नहीं समझती है। हमारी तरबियत नहीं हुई कि हम किसी पर झपट पड़े और ज़ाती हमले करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हम शागिर्द हैं और इस हवाले से बात वो करेंगे जो पूरी कौम के लिए बेहतरी की हो। इस वक्त विक्टिमाइजेशन की जो बढ़ाई गई अचानक से, क्योंकि कोरोना के हवाले से हमने एक सेहतमंद तनकीद की और हमने अपने सूबे समेत अपने पूरे पाकिस्तान के दूसरे सूबे, वो भी फेडरेटिंग यूनिट्स हमारे अपने हैं ना, नेचुरली हम चाहते हैं फेडरेशन मजबूत हो, दूसरे सूबे में कोरोना ख़त्म होगी, ज़ाहिरी बात है तब ये पूरा इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड चीज़ है। इंटर प्रोविंशियल वो बॉर्डर्स बंद तो नहीं है, अगर हम भी ख़त्म कर देंगे, अगर KPK में वो रहेगी तो ज़ाहिरी बात है वो जो आमदरफ्त है, जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, उसमें तो वो फिर लग जाएगी। हम चाहते हैं, हम चाह रहे थे कि यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, लेकिन अगर कोई गलत चीज़ कह रहा है बार बार, एक तरफ तो एहसाब को भी हम फेस करें, जो सरीहन ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ये एक तरफा ये जो कार्रवाइयां हैं, ये अपोजिशन को दीवार से लगाने वाली बात है, जिसको मैं सख्ती से कंडेम करती हूँ। ये अब चीज बाहर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि ये डायरेक्शनलेस जो एक वफाकी हुकूमत है, जो रियासत को मजबूत होना चाहिए, रियासत को दूर नजर होना चाहिए, रियासत को विजनरी सोच के साथ, लेकिन PTI की गवर्नमेंट और उसमें भी बहुत सारे ऐसे वफाकी वज़रा, क्योंकि उनको प्लेट में चीज़ मिल गई है, क्योंकि उनका स्ट्रगल का वो कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस आज़ादी की कीमत क्या चुकाई पड़ती है, इसलिए जो आइन जिसको जरूरत है लोगों को जोड़ने की जरूरत है, नहीं है जोड़ने की पॉलिसी पर अमल तो कुजा, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा बिल्कुल। अच्छा मुझे अगर हम बेहतर कोई चीज हम कहते हैं तो उसको भी ऐसा, भाई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह है। मैं कहती हूँ, मैं मानती हूँ, हमें भी हेल्थ पर या दूसरी चीजों पर बहुत सारा काम करना है, हम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी विल ब्रिंग अबाउट चैलेंजेस बेशुमार है। मुझे अगर मैमल के पास जाने दें, मैमल ये बताइएगा जो बड़ा अहम बात है कि बाज़ लोग ये तनकीद करते हैं कि PTI ने एहतसाब के कार्ड को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। फिर एक दूसरा नुक्ता नज़र हमारे सामने आता है, उसमें कहा जाता है कि जी इस मुल्क को एहतसाब की ज़रूरत है क्योंकि बदनवानी इतनी ज़्यादा हुई है। क्या कहती हैं आप, कहाँ खड़ा है आपका मौक़िफ़ क्या? जी आमिर साहब, उस पे आने से पहले सिर्फ एक मैं छोटी सी चीज़ कहूँगी। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की 2018 की रिपोर्ट है अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान। उसके अंदर उसमें सिंध में सबसे ज़्यादा अस्पताल है, 473 है, पंजाब में 388 है, खैबर पख्तूनख्वा में 277 है, बलूचिस्तान में 132 है और इस्लामाबाद में 9 है। तो मतलब कि सिंध ने हेल्थ केयर पे किया है स्पेंड, ये जो थोड़े बहुत अगर क्रिटिसिज्म आता भी है, उन्होंने अस्पताल बनाए हैं। अच्छा, अब आप एहतसाब की जो बात करें, देखिए एहतसाब बिलाशुबा होना चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। एहतसाब तब जो PTI की हुकूमत के अंदर इसलिए इसके ऊपर तनकीद और ऐसे लोगों से भी आई कि जो एक्चुअली एहतसाब के हामी भी है, लेकिन उन्होंने भी ये बात कहनी शुरू कर दी कि लगता है ऐसे है कि सिलेक्टिव या वन साइडेड एहतसाब हो रहा है। एक तो खैर नैब के तो क्योंकि एक आमिर ने बनाया था, फिर उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो एक पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए। अब तो चौधरी बरादरान जो PTI के एलाइज है वो भी ये बात कर रहे हैं, अपोजिशन तो दूर की बात है, वो तो ये कहेगी। तो दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत अपनों के खिलाफ कितना एहतसाब कर रही है, मतलब BRT का भी पड़ा हुआ है, फिर ये अभी पावर सेक्टर की रिपोर्ट आई है, अभी ये चीनी और आटे की आई है, देखते हैं इसके ऊपर क्या अमल दरामद होती है। और भी इनके काफी वज़रा है जिनके ऊपर केसेस है और उसके ऊपर लेकिन नैब जो, और आपको पता है कि नैब के चेयरमैन ने जो एक इंटरव्यू दिया था जो जरा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि PTI को अभी हम हाथ नहीं लगा रहे, हुकूमत पे अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम जरा ऑपोजिशन के ऊपर फोकस है। तो ये ऑपोजिशन के ऊपर से फोकस कब खत्म होगा? दूसरी चीज ये है कि देखिए आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाती है, इतने अरबों का खरबों का जो भी है वो पैसों का बताया जाता है कि इतने हजारों खरबों अरबों रुपए लूट लिए गए, लेकिन मुझे ये बताएं वो प्रूफ क्यों नहीं अभी तक हुए, वो रिकवर भी क्यों नहीं अभी तक हुए, कोई केस है नहीं है। फिर अगर आप इस तरह से करेंगे कि बगैर एविडेंस के आप जो है उनको धरना शुरू कर देंगे, जब आप बगैर एविडेंस के या ये बड़ा जायज बड़ी वैलिड तनकीद है कि मीडिया ट्रायल होता है। अपना रमेश कुमार साहब, मीडिया में बहुत ट्रायल होता है। मीडिया में जब वज़रा बैठते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, वो अगले को जो मुखालिफ को बिल्कुल मुजरिम
साबित करके उठते हैं, उनका बस नहीं चलता कि सजा दिलवा दें उनको, लेकिन फिर अदालतों में जब केस जाते हैं तो वो साबित नहीं होता। एक तो इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। दूसरा ये कि ये जो पीटीआई ने आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हम देखें, हलीम आदिल शेख साहब ने जिस तरह से दोबारा से कहते हैं ना बेतकान बदनवानी के मुबैना बदनवानी के इल्ज़ाम लगाए पीपल्स पार्टी पे, क्या जेब देता था कि हत्ता कि इंडस हॉस्पिटल जो सब जानते हैं कि अच्छा काम कर रहा है उस तक को रगड़ डाला उन्होंने। जी देखिए, हर पार्टी के अंदर लोग अच्छे भी हैं और लोग बुरे भी हैं, हर पार्टी के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे सारे दूध से धुले हुए हैं। इस वजह से मैं इंडिविजुअल जब आप किसी के बात करते हैं तो मैं उसके ऊपर जो है वो अपने कमेंट्स नहीं देता। जैसे अभी अपने अलीम की बात की, उसकी बात की, मुझे पता है हर एक का सब चश्मा मेरे पास सबका है, कौन सही है कौन गलत है। अब मेन चीज ये है कि मेन इस वक्त लीडरशिप की बात है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की जात के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर आप कहीं पे भी किसी को भी इंक्लूडिंग मेमल से भी आप पूछेंगे, मगर ये नहीं कहेगी कि इमरान खान के पास करप्शन हो सकती है, मिसमैनेजमेंट हो सकती है, मगर करप्शन नहीं हो सकती है। मगर अगर आप पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन की बात करेंगी तो लीडरशिप के ऊपर भी ये चीजें आती हैं। तो आप मैं नहीं समझता कि, मगर फिर भी कम से कम मीडिया ट्रायल होना, ये हमारी इंसानियत, हमारा मजहब हमें इन चीजों की इजाजत नहीं देता कि हम बगैर देखे दिखाए किसी के ऊपर अजम्पशन के ऊपर ये किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं या नैब इंक्वायरी लेवल के ऊपर जो है वो ऐसे ट्रायल शुरू कर दें, वो भी गलत है। इंक्वायरी लेवल के ऊपर वो भी नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हो, कोई साबित हो चोरी, तब आप उसको लें। इस तरीके से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं इन चीजों को मानता हूँ। तो उसको बेहतर कौन करेगा? ये अगर माजी की 3-3 मरतबा रहने वाली हुकूमतों ने नहीं किया तो आज पीटीआई अगर ये करना चाहती है, आप नए ऑर्डिनेंस के लिए आप बैठे, आप कंसेंसस डेवलप करें और सख्त एहसास भी होना चाहिए मगर ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। उसके लिए आप जिस किस्म का आप लेजिस्लेशन चाहते हैं, मैं समझता हूँ सारे लोग उसके ऊपर सपोर्ट करें। मगर आप जैसे माजी में एक गलती हुई, जब पीपुल्स पार्टी ने कहा 62-63 अमेंड करें तो मियां साहब ने कहा नहीं, हम क्यों करें। और जब पीएमएलएन ने कहा कि अब करती है तो पीपुल्स पार्टी ने कहा नहीं, अब तो हम नहीं करेंगे। तो बाकी लोगों ने नहीं कहा। बड़ा अहम बात आपने की। मुझे सीसी साहब ये बताइएगा, एक तो इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि पार्टीज को जब मौका मिला उन्होंने नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। उससे ज़्यादा अहम सवाल ये कि जी कोरोना के ऊपर अगर आप कोई तजवीज़ दें, आप क्या कहेंगे कि जी लॉकडाउन जो है वो एक सख्त सा लॉकडाउन लगा दें अगले 1-2 हफ्ते के लिए, क्या आपकी राय होगी? और उसका फिर दूसरा सवाल ये कि अगर लॉकडाउन मज़ीद उसके आप तवील करते हैं तो उसमें क्या लोगों को खाना राशन कैसे पहुंचाएंगे? हमारा सोसाइटी जो है वो चीन की तरह की ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म सोसाइटी तो नहीं है, क्या आदाद शुमार हो, हमें पता हो कि किसके घर क्या पहुंचाना है। तो क्या ये प्रैक्टिकल मतलब है, दूसरों का तजर्बा बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ उसका इतलाक हो सकता है, नहीं हो सकता? जी सची साहिबा। मेरे भाई ने कहा जो आपने भी कहा कि जो चीज़ें नहीं हुई, भाई जो चीज़ें की हैं उसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है, पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। अभी महमल साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि जो केसेस परवेज मुशर्रफ के केस से लेकर बीआरटी तक हम देखें, वो केसेस सर्दखाने में, उसको हाथ नहीं लगाना, बात भी नहीं करनी। खैबर पख्तूनख्वा से हमारे जो उनके मेंबर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन पर कुछ नहीं कहना। पंजाब से जो नाम आ रहे हैं उन पर कुछ नहीं कहना। बाकी ये जिस मंच पर बैठकर आज ये सारे लोग आंखें दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर ये कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हुए हैं और सूबों को दीवार से लगा रहे हैं, छोटे सूबों को। मैं नहीं चाहती सिर्फ मेरे सूबे को सब कुछ मिले, नहीं, लेकिन जो कानून और आइन कहता है उसमें सीसीआई की मीटिंग्स होती हैं, नहीं होती। क्या अभी एनएफसी की फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुई है? नहीं हुई है। क्या जो है आपके वापडा से लेकर जो है कमीशंस मुख्तलिफ बनी हुई है, रेगुलेटरी अथॉरिटी सूबों की नुमाइंदगी है? नहीं है। क्या सूबों की जो जॉब्स का कोटा है उस पर अमल होता है? नहीं होता। क्या पानी की जो है वो तकसीम सही हो रही है? नहीं हो रही है। क्या कटौती सूबों की ज्यादा सिंध की नहीं हो रही है? हो रही है। और फिर उस पर हम प्रोटेस्ट करें और हम हमारी तरफ तो उनको देखकर उनको शाबाशी देनी चाहिए कि भाई हमने तो वो बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें लेकर आए और अभी माहौल ऐसा है कि कम से कम पीसफुल तरीके से एक जमहूरी 5 साल खत्म होते हैं। फिर जो भी अभी पीटीआई के पर कितने क्वेश्चन मार्क है उनके इलेक्शन के हवाले से, जनरल इलेक्शन के हवाले से, और कितने बिल्कुल ये 1-1.5 लोगों पर खड़ी है। अब आप
अच्छा शशि साहब, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, 2-4 मिनट में कहूँगा एक एक सवाल में मैं कोरोना के हवाले जी कोरोना वाला रह गया, जल्दी से उसको अगर आप मैं उस पर कहना चाह रही, लॉकडाउन के हवाले से ये मरहलेवार और देखते हुए तरीके से हम कर सकते थे। हम कोई बिल्कुल भी डायरेक्शन लेस जो है वो रियासत को नहीं होना चाहिए, हमें उस पर सोचना चाहिए था और कर सकते हैं अगर विजन हो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लोगों को बचाना है, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना है तो सबको हम छोड़ दें, नहीं हो सकता। ये लोगों को बचाना होगा, विजन होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। अच्छा मुमकिन आपके नजदीक मुमकिन है मेमल साहिबा, आप यकीनन हम पीटीआई की बात भी सुनते हैं कि उनके क्या तजावीज़ हैं और पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी, आपके ख्याल में इन तमाम सियासी जमातों के जो भी मतलब है बेहतर से बेहतर ये बात अगर जो कर रहे हैं उनको कहते हैं मिल मिलाकर जोड़कर कोई मुतवाज़िन पॉलिसी बनाई जा सकती है? जितनी तकसीम है हमारी सियासत में उसको किसी तरह से पाटा जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा कि इमरान खान इतने बड़े विलन हैं कि वो चाहेंगे कि जी लोग जो है मरने लगे, और मुराद अली शाह साहब इतने बड़े विलन हैं कि वो चाहेंगे कि जी लोगों के कारोबार तबाह हो जाएं। एक मुतवाज़िन पॉलिसी मुमकिन है इस मुल्क में? जी देखिए आमिर, मेरे ख्याल में इसमें तो हुकूमत को ही ये चीज़ करनी चाहिए, एक कॉल करें इमरान खान साहब, वो मीटिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाकी पार्टियों के लीडर्स के साथ वो कहें जी हम मिल बैठ कर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसमें तो वजीर आजम साहब खुद ही, क्योंकि ऑपोजिशन ने तो उनको दी थी और आपको याद भी होगा कि खान साहब आए, उन्होंने तकरीर की ऑनलाइन और वो उठ के चले गए, तो फिर ऑपोजिशन ने भी उसमें वॉकआउट कर दिया था, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने। तो मेरे ख्याल में वजीर आजम को इस वक्त एक देखिए ग्लोबल क्राइसिस है, इसके अंदर अब आप देखिए लॉकडाउन आपने खोल दिया, मैं कहती हूँ मैं मईशत वाली बात भी खान साहब की पूरी समझती हूँ, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट है कि गरीबों का क्या करें, लेकिन आप छोटे बिजनेसेस अगर खोल दें, आप आज रेस्टोरेंट्स आपने खोल दिए, फर्ज करें मेरे आप जैसे लोग या शशि साहब या डॉक्टर साहब वाले लोग जो है, हम लोग नहीं जाएंगे रेस्टोरेंट्स में, हम जैसी ज्यादातर उधर क्लाइंटेल होती है, 3 महीने वो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, उनकी बिजली पानी किराया हर चीज वो दे रहे होंगे, तनख्वाहें दे रहे होंगे, 3 महीने बाद वो बंद हो जाएंगे। क्या इसके बारे में सोचा है कि स्मॉल बिजनेसेस के साथ क्या करेंगे? आपने बिग बिजनेसेस के लिए, आपने ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता है कि बिग बिजनेसेस के प्रेशर की वजह से आपने खोला लॉकडाउन। बिग बिजनेसेस में अगर एसओपीज नहीं फॉलो होते तो जो गरीब जो मजदूर आ रहा है, अगर उसकी फैमिली को कुछ हो मतलब उसको कुछ हो जाता है और फिर उसकी फैमिली को उसके बाद हो जाता है, तो फिर आपने सोचा कि आपने क्या करना है? आपने कोई तरीका निकाला? जिस तरह किसी ने ये बात एक बिजनेसमैन ने सजेस्ट की, उन्होंने कहा कि असल में तो इन्हें चाहिए था कि जो अगर लोन भी दे या ये जो पैसा भी दे बड़े बिजनेसेस को, तो उन्हें कहें कि आप इस शर्त के ऊपर कि आप अपने एक भी बंदे को फायर नहीं करेंगे इतने महीनों के लिए और आप उनकी तनख्वाहें टाइम पे देंगे। तो मतलब इस तरह की कोई चीज बनानी चाहिए थी ना, कोई एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को बैठना चाहिए, तरीका होना चाहिए सबके साथ, और ज़ाहिर इसकी जिम्मेदारी जो है वफाकी हुकूमत के ऊपर जाती है। रमेश कुमार साहब ये बताइएगा कि अब जो खदशा है लोगों को, और बहुत बड़ा खदशा है कि जी तालाबंदी में नरमी हो गई, लोग निकल आए, दुकानें भर गई, अब लोग कहते हैं जी बस भी चल जाएगी, ट्रेन के भी चलने की बात हो रही है। खदशा ये नहीं कि एकदम जो है कि स्पाइक होगा, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कोरोना से मुतासरीन की? देखिए, बीइंग ए डॉक्टर मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, और ये ऐसी भी सूरत हो सकती है जैसे इटली, स्पेन और न्यूयॉर्क की हुई और आपको कोई जगह नहीं मिले। और जहाँ पे भी देखें, मैं तो मुख्तलिफ इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, मगर लोगों को अब कम से कम थोड़ा सा अवेयरनेस अपने आप के हवाले से ये टेक केयर करना पड़ेगा। जो एसएमईज की बात की, एसएमईज का बिल्कुल इशू है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक अच्छा जो है लीडरशिप ने ये फैसला किया है, कौमी कंसेंसस की जरूरत होगी। डॉक्टर रमेश साहब, मुझे खता कलामी, क्योंकि हुकूमी पीसीआर ये दे रहा है कि जी प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मैं अपने तीनों शुरुका का जो है वो शुक्रिया अदा करूं, शशि पलीजो साहिबा का, डॉक्टर रमेश कुमार साहब का और मोमल सरफराज साहिबा का। नाज़रीन, हो सकता है कि मैं और आप जो है सियासत की जो कहते हैं ना शफाक नज़ाकतें, उसको उस तरह से ना समझते हों, और ये भी मुमकिन है कि जी कौमी कहते हैं ना मसाइल पर जो इतफाक़ राय की हमारी आपकी ख्वाहिश है वो भी बचगाना हो। लेकिन जब भी कौमों पे कोई कड़ा वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है, तो ये जिम्मेदारी जो है क़यादत की होती है कि वो है कंसेंसस बिल्डिंग करे, और हम यही दुआ कर सकते हैं खुदा हमारी क़यादत को इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।